देखो यार, ये आप लोगों का जून 2024 का अकाउंटिंग का पेपर है, सीए फाउंडेशन का। चलो एक बार इसका एनालिसिस देख लेते हैं। देखो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर था, 16 पेजेस दिए इन्होंने भाई साहब। आ जाओ, ये देखो ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे देती है, पढ़ के टाइम पास नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और बचे हुए में से 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा 20, तो इंटू 4 कितना हो गया 80। और ये क्वेश्चन नंबर 1 कितने नंबर का रहेगा 20 इंटू 1 कितना हो गया 20, तो 80 और 20 कितना हो गया 100। ये मैक्सिमम मार्क्स है, हाँ इसमें से आपको लेके आना है। 116 नंबर का पेपर रहेगा टोटल, 16-18 नंबर का ऑप्शन में आता है। 116 में से कितने नंबर का सॉल्व करना है 100 नंबर का। पहले ही बता दिया, बच्चे काफी बार पूछते ना सर वर्किंग नोट्स लिखना जरूरी है क्या। यस, वर्किंग नोट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विथ रीजन whether the following statements are true or false. If the closing stock appears in the trial balance, फाइनल अकाउंट टॉपिक का क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में मींस वो ऑलरेडी परचेज से एडजस्ट हो गया है, ऑलरेडी एडजस्टेड आउट ऑफ परचेज, देयरफॉर ट्रेडिंग में फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर सिर्फ कहां लिखेंगे, ओनली एंड ओनली बैलेंस शीट के असेट में। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया रहता तो दो जगह था, एक एडजस्ट अपना ट्रायल बैलेंस में, सॉरी ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। बट क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब वो परचेज से एडजस्ट हो गया, मतलब ट्रेडिंग में वापस लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कहा आएगा। सो आगे लिखा है इट डज नॉट एंटर इन ट्रेडिंग, बिल्कुल सही लिख रहा है, तो इट इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट। ट्रू ट्रू, हाँ ट्रू पे रीजन वही जो मैंने अभी बताया कि इट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस, दैट मींस इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड आउट ऑफ परचेज, हेंस नो नीड टू राइट इट इन ट्रेडिंग अकाउंट। देयरफॉर कहां पे आएगा, हेलो हेलो, तो सिर्फ कहां पे आएगा बेटा बैलेंस शीट में। और वही इन्होंने भी लिखा है, थोड़ा सा आगे बढ़े क्या, देखो फटाफट से एकदम जल्दी से जवाब देना। सो पहले वाला क्या है ट्रू, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रू, फॉल्स, इट इज एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग साइड है ना, रॉन्ग साइड। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी रॉन्ग अकाउंट होता है, बट तुम आगे भी तो पढ़ो, रॉन्ग साइड भी बोला है, रॉन्ग साइड में कहा एरर ऑफ प्रिंसिपल आता, तो ये क्या है एरर ऑफ कमीशन। और ये गधा क्या बोल रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, देयरफॉर ये क्या रहेगा फॉल्स। हाँ ट्रू है तो स्टेटमेंट लिख देना आप ऐसी वॉइस करके। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड स्टैच्यू, फॉल्स। स्टैच्यू यानी लॉ, लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया, लॉ को कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू किए, आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। आईसीएआई क्या लॉ से भी बड़ी हो गई क्या, नो, इसलिए एस कैन नॉट ओवरराइड स्टैच्यू। और ये गधा तो बोल रहा है कैन ओवरराइड, सो ये क्या है फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे, एस कैन नॉट ओवरराइड स्टैच्यू सिंस लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया, तो ये फॉल्स है। प्रोमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकॉज अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन द केस ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर यानी पहले वाला, पहले वाला क्या था प्रोमिसरी नोट, लेटर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर्मर प्रोमिसरी नोट। इस क्वेश्चन में जो पहले जो शब्द आया प्रोमिसरी नोट वो क्या है फॉर्मर, फॉर्मर यानी प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से अलग है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट के केस में जो मेकर है, जो प्रॉमिस कर रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा, तो यहाँ पे जो मेकर है, जो प्रोमिसरी नोट जिसने बनाई, वो ही अमाउंट पे कर रहा है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल ड्रॉ कर रहा है ए बी के ऊपर, तो बिल बनाने वाला कौन है ए, पेमेंट कौन करेगा बी। बट प्रोमिसरी नोट में जो प्रोमिसरी नोट बनाता है मेकर, वो ही पेमेंट करता है, तो ये बिल्कुल सही है। बाय द एक्सेप्टर इन द लेटर, मतलब लेटर मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें कौन पेमेंट करेगा एक्सेप्टर, तो ये बिल्कुल सही है ट्रू। ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्री, नो, जरूरी नहीं कि सारी एरर जर्नल एंट्री से ही रेक्टिफाई हो जाएगी। हमने फर्स्ट वाली मेथड में सिर्फ सेंटेंस लिख करके भी तो रेक्टिफाई करते थे ना, तो ये क्या है फॉल्स।
रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज P&L एडजस्टमेंट, ट्रू। ये तो 12th स्टैंडर्ड से दिखते आ रहे। तो इंस्टीट्यूट ऐसी भी हरकतें करती है कभी कभी। उसके बाद डिफाइन अकाउंटिंग, ये था आपका पहला क्वेश्चन। कितने सॉल्व करने थे इसमें से? हाँ तो ट्रू है ना, यस। रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू है ना, बस वही है। रिवैल्यूएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज P&L एडजस्टमेंट, ट्रू है ना। उसके बाद में डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक, अकाउंटिंग पॉलिसी आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये आज का पेपर है अभी जो हुआ है जो। नहीं ऐसे, अरे बच्चे खाली बैठे हुए थे तो पेपर तो अच्छा है। कल जो भविष्यवाणी थी उसमें बहुत सारा बैठ गया। हाँ हाँ, हर बार बैठेगा इसकी गारंटी नहीं है बॉस। भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है तो उसके भरोसे नहीं रहना। इसलिए मैंने एकदम पेपर के 20 घंटे पहले दिया। पहले दे देता तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते फिर। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या? आर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। ये अपने पहले नंबर वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। इसका एग्जाम्पल बेटा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, बराबर है ना, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। उसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच कंपनी कैन चेंज, यस कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकती है। जैसे आप लोग भी आपकी स्टडी की पॉलिसी चेंज कर सकते हो। तो पहले ये मान लो किसी दोस्त के साथ पढ़ता था, अब इसने सोचा कि नहीं अब मैं अकेला पढ़ूंगा, पॉलिसी चेंज कर दिया। पहले ये दिन में पढ़ता था, अब इसने सोचा मैं रात में पढ़ूंगा, पॉलिसी चेंज कर दिया। तो यस कंपनी कैन चेंज इट्स पॉलिसी, बट इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो। कंडीशन नंबर 1 अगर लॉ ने बोला है तो, कंडीशन नंबर 2 अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है तो, कंडीशन नंबर 3 फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाएगा तो यस डेफिनेटली यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। इन तीनों में से, ये पूछा था ना, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है, जरूरी नहीं है कि तीनों में से कोई एक भी फुलफिल हो जाती है, यस यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। और हाइब्रिड बेसिस भी एक अकाउंटिंग होती है, मालूम है ना। हाइब्रिड के अंदर में इनकम हम लोग कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे। अकाउंट टॉपिक नंबर 2 में पढ़ेंगे, ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, टॉपिक नंबर 2 में आएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आप ये सोच के अकाउंटिंग कर रहे हो कि बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, दैट मींस यू आर फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और गोइंग कंसर्न ही वो कॉन्सेप्ट है जिसने एसेट को और एक्सपेंस को जुदा किया है। सर ये क्या बात हुई? मुझे एक बात बताओ, एसेट का मतलब क्या है बताने जरा सब लोग। एसेट्स यानी रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट मतलब ऐसे रिसोर्स जिसका धंधे को फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में भी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर गोइंग कंसर्न ही नहीं है तो बिजनेस का फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है तो किसी भी रिसोर्स का फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है तो वो असेट नहीं है। असेट नहीं तो वो सब क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। तो असेट और एक्सपेंस को जुदा करने वाला कौन है? गोइंग कंसर्न। असेट और एक्सपेंस के बीच में चीन की दीवार बन के कौन खड़ा है? गोइंग कंसर्न। ठीक उसी प्रकार से कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी गोइंग कंसर्न ने बाइफरकेट किया। ठीक उसी प्रकार से लॉन्ग टर्म असेट, शॉर्ट टर्म असेट को भी, नॉन करंट असेट को भी गोइंग कंसर्न ने बाइफरकेट किया। आगे उसके बाद पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कपिल। परचेज गुड्स फ्रॉम सोनू फॉर ₹150 at a trade discount of 10% plus CGST and HGST 6%। 12वीं कक्षा की एंट्री दी उन्होंने 11th-12th की। बताओ तो जरा मुझे इसकी एंट्री क्या रहेगी? गुड्स परचेज, ये भी दूसरे नंबर के टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट कितना है बेटा? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का माल खरीदा, सबसे पहले आंख बंद करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितना था? 15,000। बोलो बचा कितना? 1.35। इसके ऊपर CGST HGST 6% परचेस किया ना,
परचेस किया तो माल आ रहा है इनपुट, काय का आउटपुट, माल आ रहा है अपने पास इनपुट जीएसटी। सो बताओ इसके ऊपर में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% 6% दोनों अलग अलग निकालना है। बोलो कितना आया, 1,35,000 इंटू 6%, 8,100। और आपका ये फिर से 8,100, आपने माल खरीदा 1,35 का, बरोबर है। और उसके ऊपर अब आप कितना दे रहे हो बेटा जीएसटी, 16,200, टोटल हो गया 151,200। ध्यान से सुनना, परचेस अकाउंट डेबिट 1,35, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 8,100, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 8,100 टू सोनू से खरीदा उधारी में, टू सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का। ये समझ में आई क्या? ये हो गई पहली एंट्री। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू, यहाँ पे भी अब ये आउटपुट जीएसटी है, सीजीएसटी है जीएसटी, किसको बेचा, मोहित, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल, टू सीजीएसटी, टू एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है क्योंकि माल बेचा तो आपने जीएसटी कलेक्ट किया, वो जीएसटी आपका है सरकार का है, तो कलेक्ट किया तो देना पड़ेगा ना, इसीलिए आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होता है, आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट होता है। और मैंने जो जीएसटी पे किया वो मेरे लिए एडवांस है, सरकार को एडवांस दिया एक प्रकार से, तो मेरे लिए असेट है, देखो इसलिए डेबिट डेबिट होता है। डोंट वरी, आएगा सेकंड नंबर के टॉपिक में आपके। हाँ बोल बेटा, कौन सा बेटा? हाँ तो बस फिर सेकंड वाले केस के अंदर में बैंक अकाउंट डेबिट 40% और बचा हुआ क्या नाम है उसका, मोहित अकाउंट डेबिट 60%। Goods costing rupees 25,000 withdrawn for personal use. Such goods were purchased by paying CGST and GST at 6% each. यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे बैंक या किसी पार्टी की जगह क्या लिख देंगे, ड्राइंग, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यस और नो? उसके बाद हाँ वो भी सारी चीजें, बैंक की जगह क्या लिखना है, बस ड्राइंग। किसी पार्टी को उधारी में बेचा रहे थे तो पार्टी अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे थे तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, विड्रॉ किया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बाकी पूरा सेम। मशीनरी परचेस किया है, सेम यहाँ पे मशीनरी परचेस किया तो इनपुट जीएसटी आ जाएगा क्या? सो मशीन के डेबिट में कितना आएगा, 2 लाख, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 99% आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट 1 लाख और बैलेंसिंग फिगर टू ब्राइट। हाँ तो जान दो ना, मतलब देना बाकी है तो टू ब्राइट बैलेंसिंग फिगर के लिए। अरे बाबा मशीन अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी जो भी अमाउंट आ रहा है, टू बैंक 1 लाख और टू बचा हुआ देना बाकी है ब्राइट जो भी अमाउंट आ रहा है। और सीजीएसटी एसजीएसटी 9% आएगा दोनों में, किसका 9%, ये ले 18,000 2 36 बचा 1 36 आ गया क्या, दिख रहा है इन सभी को? उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बना, देखो ट्रायल बैलेंस दे दिया ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार एज ऑन 31 मार्च, डिड नॉट टैली, ओहो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, एंड द डिफरेंस वर पोस्टेड टू सस्पेंस, सेकेंड मेथड है, बराबर है। आगे ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड, टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक कास्टेड शॉर्ट, सेल रिटर्न बुक का टोटल कम हो गया, बढ़ा दो। सेल्स का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो और डेबिट करो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 1000। फ्रेट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी 6,500 वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट, कैसे गधे लोग हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, गलती से क्या लिख दिया, रेवेन्यू, कहां पे डेबिट कर दिया, फ्रेट में। लो एक और गलती करी, अमाउंट भी गलत लिख दिया, फ्रेट में कितना लिख दिया, 5,600, लिखना चाहिए था क्या, नो, रिवर्स करूं क्या, टू फ्रेट 5,600, कहां लिखना चाहिए था, मशीन में, अरे इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीन में जाएगा ना, मशीन अकाउंट डेबिट 6,500, डिफरेंस सस्पेंस कितना, 900, और ये था दूसरा वाला। Goods of the value of rupees 2,500 written by the customer were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. अरे यार बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे कस्टमर ने माल वापस कर दिया तो कस्टमर के अकाउंट में पोस्ट होना चाहिए, वो तो कर दिया, बट गलती से इन गधों ने सेल्स रिटर्न की जगह पे सेल्स बुक में लिख दिया, यानी सेल बढ़ा दिया, बढ़ाना चाहिए था क्या, कम करो, सेल्स अकाउंट डेबिट
नहीं नहीं नहीं, अब ध्यान से सुनना, कहां पे लिखना चाहिए था? सेल्स रिटर्न में। अब लिख दू क्या? अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने कस्टमर से माल वापस लिया, देखना बेटा, एंट्री क्या करना चाहिए था? सेल्स रिटर्न टू कस्टमर 2500 कस्टमर के अकाउंट में प्रॉपर पोस्ट कर दिया है, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। तो अब मुझे इसको करने की जरूरत नहीं, क्या छूटा? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सस्पेंस। कितना आएगा? 5000। ये बात समझ में आई क्या सभी को? अरे सर नो, अरे बाबा, एक तो इन गधों ने गलती से सेल्स बुक में लिख के सेल्स बढ़ा दिया, मतलब सेल को क्रेडिट किया, कम करो, सेल्स डेबिट। क्या करना चाहिए था? अब कर दो, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो सेल्स रिटर्न डेबिट। और दूसरा इफेक्ट पता नहीं सर कस्टमर में क्या होगा, कस्टमर का तो बोल दिया ना सही से क्रेडिट हुआ है। सर आपको किस समझा कस्टमर सही है क्रेडिट करना? देखो ना, माल वापस आता है तो कस्टमर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो वो क्रेडिट हो गया, वापस करना है क्या क्रेडिट? नो, इसलिए टू सस्पेंस। उसके बाद 18,000 पेड फॉर परचेस ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ऑफ मिस्टर सर्वेश कुमार वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। लो भैया, ड्रॉइंग को डेबिट करना चाहिए था, इन गधों ने कन्वेंस को डेबिट कर दिया। ड्रॉइंग को तो डेबिट किया नहीं, अब कर दो। कन्वेंस को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स कर दो। 18,000 ये कौन सा था? चौथा। परचेस ऑफ 6700 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट एज 6000। बेटा मैंने माल कितने का खरीदा? 6-700 का। क्रेडिटर के अकाउंट में कितना जाना चाहिए था? 6-700। इन गधों ने कितना क्रेडिट कर दिया? और क्रेडिट करूं क्या बचा हुआ? और दूसरा इफेक्ट मालूम नहीं है, ये कौन सा था? पांचवा। उसके बाद रिसीट ऑफ कैश 5000 फ्रॉम अविनाश वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। लो, अविनाश से कैश मिला, अविनाश को क्रेडिट करना चाहिए था ना, ये तो किया नहीं, उल्टा उसको डेबिट कर दिया। अब जो गलत किया वो रिवर्स करूं क्या? अविनाश को क्रेडिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा डेबिट कर दिया। डबल का फर्क है क्या? सो टू अविनाश कितना है बेटा? 10,000 बाय सस्पेंस। सो अविनाश अकाउंट क्रेडिट हो गया, सस्पेंस डेबिट हुआ। बरोबर है क्या? अरे समझ में आया? घर पे रिवाइज किया कि नहीं सस्पेंस? अ चेक ऑफ 2500 रिसीव्ड फ्रॉम आलोक had been dishonored and was posted to the debit of अशोक। चेक डिसऑनर हुआ आलोक का, तो आलोक अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। इन गधों ने आलोक की जगह किसको डेबिट कर दिया? अशोक को। अशोक को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। हो गया एंट्री। ये कौन सा था? सातवां। सेल ऑफ 8,500 टू दीपक वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स बुक, वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक करेक्टली, बट while posting in the ledger credited to his account। दीपक को माल बेचा तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? दीपक टू सेल। इन गधों ने दीपक को क्रेडिट कर दिया, दीपक को डेबिट करना चाहिए था 8,500 से, वो तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया। डबल का फर्क है क्या? सो दीपक अकाउंट डेबिट 17,000 टू सस्पेंस। क्या सर सेल नहीं लिखेंगे क्या? अरे सेल में गया ना, बरोबर सेल में करेक्टली गया ना, तो सेल में थोड़ी लिखना है। उसके बाद टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर वाज नॉट पोस्टेड। डिस्काउंट अलाउड कॉलम का जो टोटल था पोस्ट ही नहीं किया, अब पोस्ट कर दो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डिस्काउंट अलाउड है ना, इसलिए मैंने डिस्काउंट को डेबिट किया बेटा। डिस्काउंट अलाउड है ना, इसलिए मैंने डिस्काउंट को डेबिट किया। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल फॉर 2200 ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स। माल बेचा तो सेल क्रेडिट होता है, टेबल फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था। इन्होंने फर्नीचर तो क्रेडिट किया नहीं, उल्टा सेल क्रेडिट कर दिया। सेल को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। क्या करना चाहिए था? आप कर दो टू फर्नीचर। कुछ था क्या इसमें? और सस्पेंस अकाउंट बना लेना। हो गया। कितने नंबर? और खैरात बट रही 12 नंबर, और ऊपर वाले 6 18, और ये बीच में कितना था? ये 4 18 4 22 नंबर। 15 मिनट में 22 नंबर का पेपर सॉल्व हो गया। बताओ, मतलब अभी वाले बच्चों के मजे हो गए। शो मशीनरी अकाउंट। भाई साहब, अभी अपन ने जो डिप्रिसिएशन अकाउंट सॉल्व किया था, देखो डिप्रिसिएशन में कौन सा अकाउंट बनाना है?
मैं आपको भविष्यवाणी भी खोल के बता दूंगा। मैंने भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा था रेक्टिफिकेशन का अपना सेकंड मेथड वाला क्वेश्चन देख के जाना, आ गया। भविष्यवाणी में एक और चीज लिखी थी ग्रुप पे कल की, इसमें कि डिप्रिसिएशन में मशीन खरीदा बेचा प्रॉफिट लॉस निकालने वाला प्रश्न देख के जाना, ये भी आ गया। ये देखो, इन्होंने एक मशीन खरीदा विच डिप्रिसिएट मशीन एट 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। उसकी में बैलेंस कितना था बेटा? 972 टू द डेबिट ऑफ मशीनरी। ऑलरेडी बैलेंस पड़ा था हमारे पास, एक क्वेश्चन था ना ऐसा। ऑन 1 अक्टूबर एक और मशीन खरीदा या बेचा है, पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल, यानी इसमें से जो मशीन खरीदा ऑलरेडी 1/4/20 को जो मशीन खरीदा था 80,000 का, वो कितने में बेचा है बेटा हमने? ऑलरेडी 1/4/20 को जो मशीन खरीदा था 80 का, वो बेचा कब? 1/4/22 को। मैंने आपको बताया था इक्वल फुटिंग पे लाना होगा। बेचा कब बेटा? 1 अक्टूबर 22 को। मशीन कितने का था? 80 का। ये कब का था? 1/4/20। कब बेचा? 1 अक्टूबर 22। तो 1 अक्टूबर 22 का पहले BV ऑन डॉस निकालो, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, और इसको कंपेयर करेंगे सेल से। बताओ 10%, हाँ 1/4/20 से माइनस 10% का साइन क्या आ गया? 1/4/21। कितना है बेटा? 72। फिर से माइनस 10% का साइन, ये आ गया 1/4/22। बोलो बेटा कितना आया? 64। और उसके बाद 6 महीने का डिप्रिसिएशन माइनस 5% का साइन, बोलो बेटा कितना आया? ये आ गया 1 अक्टूबर 22 का बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। बोलो बेटा कितना आया? 61 और 560। और ये कितने में बेचा? देखो तो, फॉर ये सोल्ड फॉर 45। ओ माय गॉड, 45 में बेच दिया। नुकसान हुआ। बोलो कितने का? ये लॉस हो गया। सेम प्रश्न सॉल्व किया हुआ है, सेम, बरोबर है क्या? सॉल्व करने की जरूरत है? सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है क्या? कितने नंबर है देख लो। उसके बाद में ये रिसीट पेमेंट अकाउंट है, किसका? NPO का एक प्रश्न है, NPO का। भविष्यवाणी के अंदर खोल के बताता हूं एक बार कि NPO का एक ऐसा प्रश्न जिसके अंदर में रिसीट पेमेंट दिया रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेंगे। NPO आपका हुआ नहीं है, 12th में काफी सारे बच्चों ने NPO ऑप्शन में छोड़ा होगा। रिसीट पेमेंट तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, देखना। रिसीट पेमेंट दिया हुआ है और बाकी असेट्स और लायबिलिटी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए, दिख रहे हैं क्या? और आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी होगी कुछ। लो, इंफॉर्मेशन के नाम पे कुछ दिया ही नहीं। कितने नंबर का प्रश्न है? एडजस्टमेंट है ही नहीं। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वर डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। बोलो 10%, 15%, इस पे 10% और इस पे 15%। आगे बोला है इंक्लूसिव ऑफ एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर द क्लब्स। अच्छा, ये 10%, 15% पर एनम वर्ड नहीं है। आंख बंद करके ड्यूरिंग द पीरियड फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 10,000 होगा, ड्यूरिंग द पीरियड और खरीदा होगा 5 का 15, तो आंख बंद करके फर्नीचर पे डायरेक्ट 10% लेना है। यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 6 महीने 4 महीने का नो। पर एनम कहां लिखा है? इंक्लूसिव एडिशन पर एनम वर्ड रहता तो मुझे दिमाग लगाना पड़ता। ड्यूरिंग द ईयर खरीदा मतलब साल के बीच में खरीदा होगा तो 6 महीने का। आपको पर एनम वर्ड दिया ही नहीं है। NPO में बताऊंगा मैं। आगे देखो और क्या बोला है। द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड वैल्यू एट द एंड ऑन 31 मार्च 24 वाज 30,000। लो, नई वाली बैलेंस शीट की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, डिप्रिसिएशन भी माइनस करने का काम नहीं, डायरेक्ट रीवैल्यूड फिगर दे दिया है। 60% ऑफ द एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना है, यानी आपके इनकम एक्सपेंडिचर में एंट्रेंस फी आएगी 40% और बैलेंस शीट के अंदर में एंट्रेंस फी कितनी आएगी? लायबिलिटी साइड में 60%। ये हो गया कैपिटलाइज करना, फंड्स के अंदर में डाल देना। आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, सारी चीजें रेडीमेड दी है, उठा उठा के एक एक चीज रखना है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाओगे क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड मिल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट 1 में आ जाएगी। ये पेपर ध्यान रखना है, जब हम लोग NPO टॉपिक सॉल्व करेंगे ना तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने बेसिक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाई लेवल वाले क्वेश्चन में भी जाने की जरूरत नहीं है, जो आपको डमी एग्जाम्पल पहले करवाऊंगा। उसके बाद आगे और क्या दिया हुआ है? PQR। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ धन्यवाद, नहीं तो लगा उनको ये पागल और सॉल्व करते बैठेगा यहाँ पे पूरा।
डोंट वरी, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे 3 घंटे लग जाएंगे, 2.5-3 घंटे। पेपर लेंदी बहुत है बट इजी है। PQR were the partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. They decide to dissolve the business. डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। सारी असेट बेच दो, असेट बेचने के बाद थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को सबसे पहले पे ऑफ करो और बचा हुआ पार्टनर्स को बांट दो। 12वीं का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? लो 8 नंबर के लिए। अन्नू एंड मन्नू कैरिंग ऑन द बिजनेस इन द पार्टनरशिप, कौन सा क्वेश्चन है? एडमिशन का क्वेश्चन है। कितने नंबर के लिए पूछा इन्होंने? 12 नंबर का। हम लोग पार्टनरशिप के समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या देखना जरा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये आपको पिछले साल के कुछ प्रॉफिट दिए हैं, आपको गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बरोबर है, इनटू 2 years। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है? 3 साल का। सर 2 साल का नहीं, वो 2 years तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस है। एवरेज निकालेंगे तीनों साल की, तीनों की टोटल डिवाइड बाय 3। बट वेट, इस प्रॉफिट में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे हमें पहले ठीक करना होगा। 12th में एडजस्टमेंट नहीं रहती थी बट यहाँ पे रहेगी। एवरेज निकालेंगे इनटू 2, ये आ जाएगा गुडविल। ये फुल गुडविल है। फिर इसमें से हम लोग नए पार्टनर को कितने का शेयर दे रहे हैं? नए पार्टनर को शेयर दे रहे हैं 1/5। तो ये पूरे गुडविल का 1/5 निकालेंगे, इतना नया पार्टनर लेके आएगा। नए पार्टनर से पूरा गुडविल थोड़ी लेंगे। पूरा फर्म का गुडविल का वैल्यू आया XYZ, उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नए पार्टनर से हम लोग उतना गुडविल लेंगे और पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशो में दे देंगे। कौन से रेशो में? क्योंकि नए के लिए सैक्रिफाइस किया होगा ओल्ड ने। ज्यादा इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करते। आगे नोट्स का ही क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स तो खेल बातों बातों में सॉल्व हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है एक्चुअल में सारे नोट्स के क्वेश्चन है। तुमको जो वॉल्यूम 2 मिलेगा ना उसके अंदर में तुमको समझ में आ जाएगा सारे जो क्वेश्चन है। देन आगे और क्या बोला बेटा? ये एक ट्रेडर है भैया, रिटेल बिजनेस करता है। दे कीप देयर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। बैलेंस शीट दे दिया है ऑन 31 March 23 का, और नीचे क्या बोला है? समरी ऑफ कैश बुक भी दे दिया है। ओ माय गॉड, अपना याद है कि एक बड़ा वाला क्वेश्चन था 10-12 एडजस्टमेंट वाला, उसी में से 4-5 एडजस्टमेंट यहाँ पे दे दिया इन्होंने। जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है वो अकाउंट्स बनाएंगे, बरोबर है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या क्या बनाने बोला है? ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। देखो तो जरा एक बार, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। मुझे बस ये बता दो कौन कौन से अकाउंट बनाने वाले आप लोग। सबसे पहले जीपी रेशो। अरे तो इजी है ना, कुछ है नहीं इसमें। देखो जीपी भी निकालने की जरूरत नहीं है, जीपी ओरली निकल जाएगा। जीपी का रेशो दे दिया 12.5%। सेल कितना दिया इस क्वेश्चन के अंदर में? सेल दिया है क्या? चेक करो। सेल नहीं दिया तो हम लोग सेल्स निकालेंगे, सेल्स का अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकाल करके, और सेल का 12.5% ले लेंगे जीपी। सब ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? मे बी क्लोजिंग स्टॉक, मे बी क्लोजिंग स्टॉक, मे बी परचेस, या और कुछ रह सकता है। उसके बाद आगे बोला ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स 60 to 500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका क्या एंट्री रहेगा बेटा बताओ तो? एक P&L के डेबिट में जाएगा और दूसरा डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा। ये P&L के क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिटर्स के डेबिट में जाएगा। डिस्काउंट मिला ना तो क्रेडिटर्स कम हो गए, क्रेडिटर्स के डेबिट में, P&L के क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया आपको एज ऑन 31 March, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ट्रेड डेटर्स, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये बैलेंस दिया है कि ट्रांजैक्शन है? बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर, ट्रांजैक्शन होता तो 2 इफेक्ट। ये कहां जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में। डेटर्स जाएंगे असेट में, क्रेडिटर्स जाएंगे लायबिलिटी में। रेडीमेड दे दिया है सब। उसके बाद ऑन 31 March 24 एन अमाउंट ऑफ 14,800 वाज आउटस्टैंडिंग टुवर्ड सैलरी। एक जाएगा P&L के डेबिट में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग है ना। डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज करना बाकी है, मोटर व्हीकल फर्नीचर। बोलो डिप्रिसिएशन, एक P&L के डेबिट में और बैलेंस शीट के असेट से, रिस्पेक्टिव असेट से माइनस करेंगे। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, बैलेंस एक जगह डिस्क्लोजर। क्या बचा क्या इसके अंदर में? 8 नंबर इसकी औकात भी नहीं है। 5 नंबर का वैसे क्वेश्चन है, 5 एडजस्टमेंट 5 नंबर। बाकी तो क्वेश्चन में सब कुछ रेडीमेड ही दिया है। उसके बाद में और क्या बोला है बेटा? ये कौन सा क्वेश्चन है? गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन
31 मार्च 24। कब का बैलेंस दिया देखना जरा, इन्वेंट्री का बैलेंस दिया है 10 अप्रैल का, 10 अप्रैल का बैलेंस दिया है 4,50,000 और 31 मार्च का पूछा है। आगे या पीछे? पीछे जाना है। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर 1,10,000। जीपी का रेशो दिया है क्या? 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 25% है, यानी सेल पे 20%। अरे कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, यानी सेल 125। 25 से 125 का कितना है? 20% ऑन सेल। अब तुम बताओ, पीछे जाना है, पीछे जाना है तो सेल क्या करेंगे? ऐड सेल की क्या? कॉस्ट, और 20% निकालो इस पे। 1,10,000 में से 20% माइनस कर दो, आ गया क्या? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल ऐड किया तो सेल्स रिटर्न क्या करेंगे? लेस 10,000 माइनस 20% 8,000। परचेस को क्या करेंगे बेटा? लेस, परचेस को लेस करेंगे, परचेस तो कॉस्ट पे ही है, तो ये लेस होगा, ये ऐड होगा। सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस होगा। सेल्स क्या होगा? ऐड होगा। परचेस लेस, परचेस रिटर्न क्या होगा? ऐड होगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 received in March for sale on consignment basis, out of which 60% has been sold by 10th April. These sales are not included in the above sale. अभी ध्यान से सुनना, ऐसा माल जिसकी कॉस्ट 15,000 थी, कब मिला था? मार्च में। और क्यों मिला था? कंसाइनमेंट बेसिस पे, मतलब हम किसी के तो कंसाइन ही थे, किसी ने हमें माल दिया। कितना माल दिया बेटा? 15,000 का। आउट ऑफ विच 60% गुड्स हैड बीन सोल्ड, 60% बेच दिया, मतलब 40% अभी भी हमारे गोडाउन में पड़ा है। अब तुम बताओ, किसी दूसरे का माल जो मेरे गोडाउन में पड़ा है, जो ऊपर के इस ऊपर के इस 450 में इंक्लूडेड है। सर आपको क्या समझा? क्योंकि ये 450 गोडाउन वाला है ना भैया, मतलब इस 450 में इसका 40%, इसका 40% यानी 6,000, 6,000 भी घुसा पड़ा होगा। तुम बताओ 6,000 मेरा है क्या? माइनस करो उस 6,000 को। सर क्यों माइनस किया? अरे मुझे मेरे फाइनल अकाउंट के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए मेरे फाइनल अकाउंट के लिए। किसी दूसरे का माल जो कंसाइनमेंट बेसिस पे मेरे यहाँ पे आया हुआ है, क्या वो मेरे फाइनल अकाउंट में आएगा क्या? इसलिए माइनस करो। और सर वो बचे हुए 60% का सेल का हिसाब, बेटा वो तो सेल्स में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो छोड़ दो ना, वो सेल्स में इंक्लूडेड ही नहीं है। अगर वो सेल्स में इंक्लूडेड होता तो उसका भी इफेक्ट में सेल से निकाल देता, क्योंकि वो कंसाइनमेंट सेल है, मेरा सेल थोड़ी है। उसके बाद आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ सर्टन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम जिसकी कॉस्ट 14,850 थी। अब उसे कितने पे लेना है? शुड बी टेकन एट 9,500। बताओ, मतलब 14,500 का 14,500 850 का माल उसे 9,500 पे लाना है। कितने से कम करना है? कितने से कम करना है? 5,300 लेस कर दो, 5,350 खत्म। लेस कर दो ना, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है ना, कम कर दिया, खत्म हो। लो आ गया आंसर। मुझे लगा आंसर का बोल रहा हूं। समझ में आया क्या? कितने नंबर का था? 2 मिनट का काम था। उसके बाद में अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 सब पार्ट्स, इधर 1 और 2। प्रकाश रन अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस प्रेशर कुकर। फॉलोइंग डिटेल्स वर obtained about his manufacturing expense for the year ended 31st March 24। आपको सारा डिटेल दे दे। फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में जाएगा, ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, ये परचेस डेबिट में जाएगा, परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस डेबिट में जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस डेबिट में जाएगा, पावर इलेक्ट्रिसिटी डेबिट में, रिपेयर मेंटेनेंस किसका? फैक्ट्री का अगर होगा तो डेबिट में, फैक्ट्री का ये डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में, सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट में। आगे 5 नंबर आ गया। सर बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ट्रेडिंग का बैलेंसिंग फिगर जीपी, पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर आता है क्या कभी? बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर टैली हो जाती है ना वो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस। लो बीआरएस बनाने के लिए बोल दिए। बीआरएस का क्या बोला?
बैंक ओडी एज पर कैश बुक, ओडी बैलेंस दिया, ओडी बैलेंस रूल रिवर्स करना है। सो ये ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट 24,000, कैश बुक का ओडी बैलेंस दिया है। चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिट किया राइट हैंड, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था बट इन गधों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर हो गया, आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो, वेट लेस करो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम एज अ कैश बुक, कैश मिला, इन गधों ने बैंक कॉलम में लिख दिया, कैश मिला, इन गधों ने गलती से बीआरएस का राइट हैंड बढ़ा दिया, आगे न्यू पोजीशन। सर इसका इंपैक्ट पासबुक में क्या होगा? कुछ नहीं, हम गलती करेंगे तो पासबुक बढ़ेगा क्या? नहीं तो मैं गलती करता हूं 500 करोड़ से बढ़ा देता हूं इसको, बढ़ेगा क्या ये पासबुक? सो गलती से कैश मिला था, गलती से कैश को इन्होंने इधर लिख दिया, आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना, फिक्स करो, लेस का उल्टा ऐड, क्योंकि ओडी बैलेंस है इसलिए मैं रिवर्स कर रहा हूं। डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट साइड कम हो गया, यानी 100 से चेक डिपॉजिट किया होगा, 100 की जगह 90 लिख दिया, चेक तो पूरा क्लियर हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, ऐड करो, ऐड का लेस। अ चेक फॉर 9,000 डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? 8,950, हमने चेक डिपॉजिट किया 9,000 का, बैंक वालों ने गधों ने 8,985 लिखा, बोलो डिफरेंस कितने का है? 50 रुपए का, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेस उल्टा ऐड, ऐड कितना करेंगे? 50। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने बैंक वालों को बिल भेजा था, बैंक वालों ने बेचारों ने हमारे भी अपने बिल का कलेक्शन कर लिया 4,200 का, पासबुक बढ़ गया बट इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में नहीं लिखा, ये खड़ा, आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना, फिक्स करो, ऐड, ऐड का उल्टा। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक वालों ने गलती से चार्जेस कैश बुक में, कहां पे कितना लिखा? कैश बुक में, हमने बैंक वालों ने चार्जेस लगाए एक बार, हमने कैश बुक में कितने लिखे? 1 2, बोलो डिफरेंस कितना है? 40, 80 नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड, ऐड का उल्टा लेस, 40 का ही डिफरेंस है। नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक फॉर बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बैंक वालों ने नोटिंग चार्जेस डेबिट कर दिए, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, लेस का उल्टा। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड ऑन 25 मार्च बट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल, चेक डिपॉजिट तो कर दिया बट इस मंथ के एंडिंग तक कलेक्ट ही नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यही खड़ा है बेचारा, 31 मार्च तक कलेक्ट ही नहीं हुआ ना, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, लेस का उल्टा। चेक इशूड ऑन 26 मार्च बट प्रेजेंटेड फॉर इनकैशमेंट ऑन 6 अप्रैल, चेक इशू कर दिया था बट सामने वाले गधे ने जिसको चेक दिया था उसने 31 मार्च तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, बोलो एटीएम बैलेंस कम होगा क्या? पासबुक कम होगा क्या? नो, आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ऐड, ऐड का उल्टा हो गया। उसके बाद फॉलोइंग, 13 नंबर का पेज आ भी गया है, आखिरी पेज है मेरे ख्याल से, हाँ ये देखो 14 पेज का पेपर है। फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हैप्पी लिमिटेड, एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है? आधा अधूरा, एब्स्ट्रैक्ट यानी आधा अधूरा बैलेंस शीट दिया। आपको क्या क्या दे दिया है? इशूड पेड अप कैपिटल दे दिया 90,000 शेयर, 10 रुपए का एक, फुल्ली पेड 9 लाख, कॉल्स इन अरियर्स कितना था? 10,000 इक्विटी शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से 20, 880, 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 का एक, 4 रुपए कैश पेड अप था, 40,000 इंटू 4 160, मतलब बचा हुआ अभी तक कॉल नहीं किया होगा, ये रिजर्व सरप्लस में। और उसके बाद नीचे बोला क्या है? कंपनी मेक्स फाइनल कॉल ऑफ 6, ये इसका बचा है ना, 10 में से 4 पेड अप था, मतलब 6 बाकी था, वो 6 कंपनी ने अभी कॉल किया। ऑन 40,000 शेयर्स यानी कितना? 2,40,000, कॉल मनी ड्यूली रिसीव्ड, ये लो ना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 240 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 240, और आगे लिखा है ड्यूली रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल 240, ये लो एक नंबर तो आ गया। उसके बाद ऑन 1 मई 2024 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड फॉरफिट करना है शेयर ऑन विच फाइनल कॉल ऑफ 2 इच ड्यू, ये देखो 2, ये देखो अरियर था ना 10,000 शेयर पे, ये 10,000 शेयर फॉरफिट करने, अभी कर देते, इस पे फाइनल कॉल नहीं मिला, 10 में से 2 नहीं मिला, मतलब बचा हुआ 8 मिल गया, और ये 8 अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम है, इसे क्या करेंगे? जब्त करेंगे, बरोबर है क्या? तो एंट्री क्या रहेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10 1 लाख, टू शेयर फॉर फीचर 10,000 इंटू 8 80,000, और जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो,
क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल। बट वेट, फाइनल कॉल को इन्होंने क्या नाम दिया है? अरियर। तो रिवर्स क्या होगा? कॉल्स इन अरियर्स। आपका ये होना अभी बाकी है, बरोबर है ना? नहीं तो और बोलेंगे मास्टर ने तो रिवर्स कॉल किया था, ये होना बाकी है। ये होगी फॉरफिचर की एंट्री। इस एक एंट्री के 2 नंबर है, इस एक एंट्री के 2 नंबर है। कितने हो गए? 3 नंबर। उसके बाद टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर एट 11 ईच। लो कर लो बात, ये फॉरफिटेड शेयर री इशू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10,000 इंटू 10 1,00,000, 10,000 इंटू 1 10,000, बैंक 1,10,000, 11 रुपए में दिया ना। उसके बाद आगे टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर फॉर एवरी 2। अब तुम बताओ, अब ये 10,000 शेयर तो चले गए, 90 में से 10 चले गए, बोलो बचे कितने? 80। और ये 40, 80 और 40 1 20, बोनस कितना दिया बेटा? बोनस का रेशो है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर इन द रेशो ऑफ 1 फॉर एवरी 2, यानी हर 2 पे 1, 2 पे 1, यानी बोनस शेयर 60,000। बोनस कहां से देते हैं? सीआरआर से। 60,000 इंटू 1 की वैल्यू 10, 6 लाख रुपए का बोनस है क्या? 6 लाख है तो भी क्या मेरे पास? चेक करो, सीआरआर बोनस के लिए अवेलेबल है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस के लिए अवेलेबल है, जनरल रिजर्व बोनस के लिए, बाप रे भरपूर है, पीएनएल भी अवेलेबल है। तो पहले सीआरआर यूज कर लूंगा, सीआरआर यूज कर लिया, ये आपका आना बाकी है, बचा हुआ पीएनएल यूज कर लूंगा। कितना? 4,40,000 टू बोनस पेएबल 6 लाख, और अगली एंट्री बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख 6 लाख। ये लो बोनस की एंट्री। उसके बाद टू यूज मिनिमम बैलेंस ऑफ पीएनएल। अच्छा, ये बोल रहे पीएनएल को कम से कम यूज करना है, ठीक है, सबसे लास्ट में पीएनएल यूज करेंगे। कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश, ये भी बोनस के लिए यूज कर लेंगे 60। ये यूज कर लेंगे, कितना हो गया? 2,20। ये यूज कर लेंगे 1,00,000, कितना हो गया? 3,20। ये यूज कर लेंगे 1,20, 3,20 और 1,20 कितना हो गया? 4,40। 6 चाहिए था ना, तो बचा कितना? 1,60। वैसा कर लेंगे। तो फिर ये सब डेबिट करेंगे, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, और ये कितना डेबिट करेंगे? 1,60,000 टू बोनस पेएबल, और अगले एंट्री में बोनस पेएबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लो, कितने नंबर का है ये? और हो गया क्या? पेपर खत्म। और ये लास्ट प्रश्न है शायद, हाँ ये लास्ट। इसमें क्या दिया इन्होंने बताओ तो? एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडायरी बुक्स पूछ लिया है। सब्सिडायरी बुक ये सपोर्टिंग बुक है, ये प्रिंसिपल बुक को सपोर्ट कर रही है। सब्सिडायरी बुक से आप लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट जो एंगेज होते हैं ना, जैसे सब्सिडायरी बुक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प मिल जाती है। प्रिंसिपल बुक को सपोर्ट करते हैं, यस और नो? गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 3-4 एडवांटेजेस है। और क्या दिया ऊपर में देखो, अरे राम राम राम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री। भविष्यवाणी में लिखा था कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री आएगी। अभी ध्यान से सुनना, अभी देखो, ये कहा गया अपना रे, ये ईशा, हाँ ये अपना रिस्टार्ट ग्रुप है। ये मैंने ये दिख रहा है क्या? ये आपको तारीख भी दिख जाएगी इसके अंदर। क्या दिख रहा है बताओ तो जरा, इस पे दिख रहा है क्या? रेक्टिफिकेशन का एक बड़ा सम, सबसे पहला वाला दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है क्या? रेक्टिफिकेशन का बड़ा सम, ऑल 3 मेथड। एक बोला था, एक रेक्टिफिकेशन का सम सॉल्व करना है। दूसरा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक अपना याद है रेक्टिफिकेशन के अंदर में कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मशीन का है। तीसरा जर्नल एंट्री का एक सम आएगा। देखो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जर्नल एंट्री का आया क्या? चौथा लिखा था सब्सिडायरी बुक्स, उसमें कैश बुक बोला था, इन्होंने सब्सिडायरी बुक के एडवांटेजेस पूछ लिए। वैल्यूएशन प्रिंसिपल इंडेक्स ये नहीं आया, पांचवा वाला पॉइंट नहीं आया। बीआरएस का एक बड़ा सम, अपन ने एडजस्टेड कैश बुक बोला, ये विदाउट पूछा, म्हणजे जो बोला उससे इजी जाए, बट एक बड़ा सम आया।
उसके बाद इन्वेंट्री के लास्ट 4 सेल प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख के जाना आगे, क्या रिवर्स वाला मेथड वाला एक। उसके बाद डिप्रिसिएशन का एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन वाला बोला था, यहाँ पे विदाउट प्रोविजन आया। देखो उसमें क्या आगे क्या लिखा है, वो क्वेश्चन जहां मोर देन वन असेट है, यहाँ पे भी वही है, एक असेट खरीदा बेचा, पहले इन्होंने बेचने वाला दिया बाद में खरीदा, मोर देन वन असेट है। बाद में फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस वाला एज इट इज आया ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट के लिए। एनपीओ का अपना एमआरपी का एक बड़ा क्वेश्चन 7वें, मैंने इतना तक बता दिया था, 7वें 8वें नंबर का प्रश्न रहेगा एनपीओ का। एनपीओ का उसी टाइप का क्वेश्चन आया, उससे कम एडजस्टमेंट वाला आया। आप एमआरपी आपको भी दूंगा ना तो आपको दिख जाएगा उसके अंदर में। सिंगल एंट्री का मॉड्यूल का 8, 9, 10 में से एक क्वेश्चन आएगा, बरोबर 16,560 वाला, उसी 8, 9, 10 में से एक प्रश्न है। क्या बोला था, 8, 9, 10, घर जाके चेक कर लेना, वो सेम फिगर है, उसी में से क्या लिखा था 8, 9, 10, वो क्वेश्चन देख लेना। पार्टनरशिप का क्या लिखा था देखो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, जिसमें गुडविल कैलकुलेशन आया, गुडविल कैलकुलेशन उल्टा एडमिशन आया, सिर्फ रिटायरमेंट था भी नहीं, बट गुडविल कैलकुलेशन के साथ आए। एलएलपी के फीचर्स मैंने बोले थे थ्योरी के लिए, बट वो नहीं आए। कंपनी अकाउंट्स का प्रोरेटा वाला भी नहीं आया। कंपनी अकाउंट्स में राइट शेयर्स का बोला था, ये नहीं आया। बोनस वाला आया क्या, बोनस वाला आया ना, बस इतना दिया था। बताओ 3, 4 छोड़ के 16 में से 4 चीज छोड़ दो, 12 पॉइंट सही बैठेगी नहीं। मतलब अगर किसी ने भविष्यवाणी भी अगर की रहती अच्छे से, बरोबर है, तो क्या उसका हो सकता था कि अच्छे से आराम से, इसलिए मैंने 20 घंटे पहले दिया है ना। ये सेम ऐसी भविष्यवाणी में सीएस के भी बच्चों के लिए हर बार देता हूं, काफी चीजें बैठती है, बट मैं हर बार ये एक चीज बोलता हूं कि ये सिर्फ मेरा अनुभव, पिछले 12-15 साल से भी यही धंधे कर रहा हूं ना रे, सुबह उठ रहे चंदा, वही धंधा वही काम कर रहे, तो इंस्टीट्यूट की अपनी फ्रीक्वेंसी कुछ कुछ समय मैच हुआ थी, 10 में से 7-8 बार ये बैठ जाती है। एक आध 2 बार अनएक्सेप्शनल पेपर आया तो फिर तो प्रेसिडेंट का भी लड़ गया, तो उसको भी मालूम नहीं रहेगा कि क्या हो सकता है, यस और नो। तो ये कुछ था अपना पेपर, मेरे ख्याल से आज इतना हमारा काफी हो गया। ये था आप लोगों का जून 24 का पेपर। अच्छा लास्ट वाला जो है ना, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन है। कौन सा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। गिनती की 5 एंट्रीज रहे इसके अंदर में, इन्होंने वो 5 एंट्री प्लस कैलकुलेशन के लिए कितने दिए, 15 नंबर। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अपने सारे नोट्स के अंदर में, सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में सारे इंक्लूडेड है। 100% पेपर, हाँ सिर्फ लेंथी था बट इजी था। मैं आपको क्या बोलता हूँ, 4 घंटे का पेपर कितने घंटे में सॉल्व करना है, 3 घंटे में, दैट्स इट। जो भी बच्चों ने पेपर दिया आप लोगों को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट यार, अच्छा रिजल्ट आपका आ जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और बचे हुए में से